तो आज हम लोग बात करेंगे कि संस्कृत व्याकरण का जो शिक्षण करेंगे माध्यमिक स्तर पे, जब स्कूल में आप प्रैक्टिस करने जाएंगे तो उसके सोपान क्या क्या होंगे, स्टेप्स कौन कौन से होंगे। तो मैंने चार्ट पे लिखा भी है, संस्कृत व्याकरण शिक्षण से पाठ योजनायाः स्वरूपम। ये स्वरूप है, ये स्टेप्स हैं, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। कल मैंने आपको बताया था कि क्लास में जाते ही ये श्याम पट्ट पर या श्वेत पट्ट जो भी हो उस पर क्या लिखना है। तो आपने देखा 5 चीज़ मिनिमम लिखना है। एक डेट लिखना है, दिनांक, और उसके बाद छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका का नाम, फिर कक्षा, विषय और प्रकरण, ये लिखना है। 5 चीज़ कम से कम आपको लिखना है, ठीक है। और अब बात है कि ये जो सोपान आप फॉलो करेंगे ये आपके दिमाग में रहेगा और आप जो लेसन प्लान की कॉपी बनाएंगे उसमें लिखा रहेगा। कक्षा में जो कुछ भी करेंगे सब कुछ इसमें लिखा रहता है कॉपी में। कोई टॉपिक लेंगे और इसके अनुसार बनाएंगे, सब कुछ उसमें लिखा रहेगा कॉपी पे और वो आपके दिमाग में रहेगा। पर्यवेक्षक आएंगे, कॉपी आपका पीछे रहेगा, पर्यवेक्षक देखते रहेंगे, आप पढ़ाते रहेंगे, ठीक है। तो इसको एक बार देख लीजिए और जो समझ में नहीं आएगा पूछिएगा, ठीक है। अब जैसे देखिए, संस्कृत व्याकरण शिक्षण से पाठ योजनायाः स्वरूपम। अब स्वरूप में मैंने स्टेप्स लिखा है। तो सबसे पहले क्या होता है कि इसके लिए मैं लिखा हूँ प्राथमिकांश। प्राथमिकांश का मतलब है इंट्रोडक्शन, जिसको कह सकते हैं। वहाँ पर आपको कॉपी पर, कल बोर्ड की बात बताया था, अब कॉपी की बात लीजिए। कॉपी पर जो लेसन प्लान बनाएंगे तो उसमें क्या क्या लिखना है। मान लो आपके ये कॉपी है A4 साइज का या भी जो भी है, तो आप सबसे पहले क्या लिखते हो वहाँ पे। सबसे पहले आप कॉपी ये है, मान लो कॉपी के हाफ पार्ट में कुछ लिख लो, हाफ पार्ट में। तो उसके लिए प्राथमिकांश में आप मान लो लिखते हैं, पहले लिख देंगे व्याकरण शिक्षण या गद्य शिक्षण या पद्य शिक्षण या गद्य पाठ योजना, व्याकरण पाठ। अभी व्याकरण की बात कर रहे हैं तो व्याकरण यहाँ लिख देंगे, व्याकरण पाठ योजना। और जब स्कूल में जाएंगे तब तो 10 या 20 बनाना पड़ता है, तो केवल वहाँ पाठ योजना 1, पाठ योजना 2, पाठ योजना 3 ऐसे कर करके लिखेंगे। सिंगल बनाना हो तो ऊपर में भी लिख सकते हैं व्याकरण पाठ योजना 1। समझ रही है बात। वहाँ 10-20 बनाना पड़ता है तो ये नहीं देना है, तब वहाँ आपको पाठ योजना 1, पाठ योजना 2, पाठ योजना 3 ऐसे कर करके बनाना है। तो इसको मिटा भी दे सकते हैं। तो पाठ योजना आपको लिखना है, मान लो पाठ योजना 1 कर देते हैं। ये आपका कॉपी है बोर्ड, ठीक है। सबसे पहले लिखते हैं विद्यालय से नाम। अगर आप कॉपी पे उतारिएगा तो आप एक जगह बना लीजिए जिसमें सब कुछ आ जाए, एक पेज में आ जाएगा केवल सोपान। विद्यालयस्य नाम। अब ये नाम तो छोटा बड़ा सब हो सकता है, तो मान लो यहाँ से वहाँ तक चला जाए तो वहाँ डाल देना है किसी विद्यालय का नाम, ओके। विद्यालय के नाम के बाद आप अपना नाम डाल लीजिए, छात्राध्यापकस्य नाम, ठीक है। और लड़कियां क्या लिखेंगे, छात्राध्यापिकायाः नाम। लिखना नहीं पड़ेगा, समझ जाएंगे। अनुक्रमांक, छात्राध्यापकस्य अनुक्रमांक क्या, छात्राध्यापिकायाः अनुक्रमांक। केवल मैं अनुक्रमांक लिख देता हूं, अनुक्रमांक, ठीक है। जितना भी अनुक्रमांक जिसका रहेगा वो डालेगा, 1, 2, 3 जो भी हो। अब अपना इंट्रोडक्शन, किस विद्यालय में पढ़ा रहे हैं वो आ गया, कौन पढ़ा रहा है वो आ गया। अब किस कक्षा को पढ़ा रहे हैं तो कक्षा लिखेंगे, जो भी यहाँ भर दें या समझ रहे हो। यहाँ कक्षा लिख देना, अष्टमी, नवमी, 10वीं जो भी लिखना, जिस कक्षा को पढ़ाओ। कक्षा के बाद कौन सा विषय आप पढ़ा रहे हो। तो बेसिकली व्याकरण का चल रहा है तो संस्कृत व्याकरण आपको पढ़ाना है, संस्कृत शिक्षण। तो संस्कृत शिक्षण में व्याकरण पढ़ा रहे हैं तो यहाँ लिख देंगे विषय में संस्कृत विषय, इसको भर देते हैं संस्कृतम। +2 ये क्या नाम, मुकुंदी चौधरी बगल में, क्या मुकुंदी चौधरी पूरा लिखना है, दरभंगा। हाँ कहीं भी जा सकते हैं, 2-4 नज़दीक में है। लड़कियां के तो यहाँ से ज़्यादा भेजा जाता है लड़की वाले स्कूल में, जैसे राजेंद्र बालिका वगैरह है। तो विषय संस्कृतम। अब संस्कृत में कौन सा आप पढ़ा रहे हो, व्याकरण पढ़ा रहे हो, गद्य पढ़ा रहे हो, पद्य पढ़ा रहे हो, तो आप क्या पढ़ा रहे हो, व्याकरण। तो उसको लिखते हैं उपविषय, उपविषय। तो उपविषय क्या हो जाएगा आपका, व्याकरण। आ रही बात समझ में। गद्य पद्य बहुत सारा है, रचना अनुवाद वगैरह, व्याकरण।
अब इस व्याकरण में आप क्या पढ़ा रहे हो, तो उसके लिए प्रकरण लिखते हैं, जिसको टॉपिक बोलते हैं, प्रकरणम। तो जैसे कल बात कर रहा था, कोई उदाहरण ले लीजिए, वृद्धि संधि फिर से लिख देता हूँ। क्या संधि पढ़ा रहे हो, संधि में कौन सा, ये समास पढ़ा रहे हो तो एक ही दिन में तो नहीं हो जाएगा, कौन सा तत्पुरुष समास, अव्ययभाव समास, कौन समास पढ़ा, विभक्ति पढ़ा रहे हो तो द्वितीया तृतीया चतुर्थी कौन सी पढ़ा रहे हो, तो उस टाइप से यहाँ लिखना है। तभी क्या लिख दूँ, सप्तमी विभक्ति लिख दूँ, सप्तमी विभक्ति, ठीक है। ऐसे भर दिया हूँ, आपका जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा। ओके, अब एक साइड ये हो गया, तो दूसरी साइड भी थोड़ा सा कुछ लिख लेते हैं। क्या, तो मान लो अभी तो मैं यहाँ चार्ट लगा दिया हूँ, तो यहीं हाफ मान के चलो मैं यहीं लिख देता हूँ। आ रही बात समझ में? तो इधर दे देते हैं दिनांक दे देते हैं ऊपर में, सबसे पहले यहाँ विद्यालय का नाम लिखा, इधर वाले में दिनांक लिख देते हैं। आज दिनांक हो गया 22/11/22। दिनांक के बाद क्या लिख दें, वासरा भी आप लिख सकते हैं। आपको अगर और अच्छा से लिखना तो वासरा भी लिख सकते हैं। वासरा मतलब दिन, आज कौन दिन है, मंगल वासरा। क्या, अब आप कौन से घंटी में जा रहे हैं, घंटी होता है ना, 1 से 6 या 7 घंटी लगते हैं स्कूल में, तो घंटी के लिए हम लोग दो शब्द का एक शब्द पहला यूज करते हैं, अंतरम, घंटी के लिए यूज करते हैं, तो अंतरम लिख देते हैं, अंतरम। फर्स्ट सेकंड जो भी करना हो अपना कर लीजिएगा, मैं प्रथम लिख दिया हूँ, या अंक में लिख दीजिएगा 1 2 जो भी लिखना हो। अब उस घंटी में आप कितने मिनट तक का वो क्लास चल रहा है तो वो भी तो लिखना है, तो उसके लिए हम लोग लिख देते हैं कालांश, टाइम ऑफ ड्यूरेशन के लिए कालांश, 40 मिनट 45 मिनट जो भी लिखना हो, निमेष। क्या दिख रहा है इधर से? अब एक दो चीज और डालना है, यहाँ जो कक्षा लिखे हैं, तो कक्षा में जो आप जिस कक्षा में जाएंगे, तो बेसिकली स्कूल में क्या होता है कि सेक्शन रहता है ABC, तो आप उसके लिए वर्ग भी डाल सकते हैं, लेकिन वर्ग के मतलब कक्षा ही लोग लिखते हैं, इसलिए इसको खंड लिख लीजिएगा, खंड ABC जो भी हो अपना कर लीजिएगा, ठीक है। और एक चीज जानना जरूरी है, चूंकि आप लोग BEd कर रहे हैं, साइकोलॉजी में पढ़ रहे हैं, तो छात्र संख्या, तो छात्र संख्या भी डाल दीजिएगा, छात्र, छात्रानाम संख्या भी लिख सकते हैं, इकट्ठा लिखना है तो छात्र संख्या। तो छात्र संख्या एक यूनिट में स्कूल में 60 रखता है, मैं जो देख रहा हूँ, वैसे 30 से लेकर के 40-50, अपने यहाँ BEd में 50 है, स्कूल में 60 शायद रखता है, तो वहाँ 60 लिख सकते हैं या 50 लिख सकते हैं, जो भी लिखना हो। मैं यहाँ 50 लिख रहा हूँ, 50 लिख देता हूँ, ठीक है। एक चीज़ और चाहो तो लिख सकते हो छात्र की मध्य आयु, लेकिन लगभग वो तो बराबर ही रहता है। मान लो 10th में है तो 14-15 साल का है, 9th में है तो 13-14 साल का है, तो वो भी लिखा जाता है। तो इधर कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, तो इधर भी अच्छा दिखने के लिए 6-7 ही रखो, ज़्यादा क्यों रखोगे, 1 2 3 4 5 6, तो ऊपर की लाइन छोड़ दो, इसके सामने सामने कर दो। अब जैसे कक्षा यहाँ लिखा, अच्छा दिखने के लिए अपना भी दिमाग लगाओ, तो नवमी है तो खंड इसी के सामने लिख दो, अंतरम फिर नीचे ले आओ। बात समझ में आ रही थोड़ी सी, जो दिखने में अच्छा लगे। फिर उसके बाद अपना लाइनिंग वाइनिंग स्टार कर दो, जो भी करना हो जो देखने में अच्छा लगे, ऐसा कर। ये हुआ प्राथमिकांश, ये आपको इंट्रोडक्शन डालना होगा कॉपी पर, समझ रहे हैं बात? इतना देर क्या कर रहे थे? अब आइए थोड़ी सी सोपान की जानकारी ले लीजिए। तो प्राथमिकांश आपका पूरा हो गया। दूसरा होता है पाठ्य वस्तु, हम लोग लिखवाते हैं पाठ्य वस्तु। अब देखो पाठ्य वस्तु में केवल इतना ही डालें, थोड़ा समझने की कोशिश करो। प्राथमिकांश लिख दिए, स्टार लगा दिए, अब पाठ्य वस्तु एक सोपान लिखेंगे, डैश दे करके यहाँ से या यहाँ से लिखेंगे पाठ्य वस्तु। मान लो हमने उदाहरण दिया, वहाँ लिख दिया, वहाँ पे सप्तमी विभक्ति, तो सप्तमी विभक्ति में जो सूत्र या उदाहरण आप बच्चों को बताने वाले हो वो सब सारे यहाँ के यहाँ लिखेंगे। जैसे सप्तमी विभक्ति का मुख्य 2 सूत्र तो होता है ही, जानते ही हो। जैसे सप्तमी अधिकरण च आधार अधिकरणम, आधार में अधिकरण संज्ञा होती है और अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है। ये वाला उसका जो अगर आप उसमें भी उपपद अलग पढ़ाते हो और विभक्ति अलग पढ़ाते हो तो उसका अलग अलग सूत्र, अलग अलग उदाहरण है। अगर आप डायरेक्ट विभक्ति पढ़ाते हो, ये कारक विभक्ति, तो आधार अधिकरणम बताना होगा। उसका जो 3 फैकल्टी है, आधार कितने प्रकार का, तो अपश्लेषिक, वैश्विक, अभिव्यापक, वो भी सब भी। या फिर आप उपपद ले रहे हो कि किस अर्थ में
सप्तमी होता है किस शब्द के योग में, तो जो भी हो उसका उदाहरण और उसका सूत्र यहाँ आपको लिख देना है पाठ्य वस्तु में। ये होता है पाठ्य वस्तु। ये दोनों चीज सिंपल बात हुई। इसके बाद आता है कि आप जब इस कक्षा का कल देखा ना कि जो कुछ भी कक्ष में करेंगे वो पहले ही हम अपना माइंड मेकअप कर लेते हैं, उसको कॉपी पे बना लेते हैं। मतलब पढ़ाने से पूर्व जो भी तैयारी करते हैं उसके आलेख को ही पाठ्य योजना कहते हैं। इट मीन्स आपको पाठ्य योजना बनाना पड़ता है, कॉपी पे लिखना पड़ता है। तो जब हम सोच लिए हैं कि हमें सप्तमी विभक्ति पढ़ाना है, हमें वृद्धि संधि पढ़ाना है, हमें अव्ययभाव समास पढ़ाना है, तो उसके लिए सबसे पहले हम निर्धारण करते हैं उद्देश्य का। इसलिए यहाँ लिखा हुआ सामान्योद्देश्यान विशिष्टोद्देश्यान। तो सामान्य उद्देश्य का मोटा मोटी थोड़ा बता रहा हूँ, क्योंकि पिछले क्लास में मैंने बताया था कि सामान्य उद्देश्य विशिष्ट उद्देश्य में क्या अंतर होता है। तो सामान्य उद्देश्य होता है, सामान्य उद्देश्य मान लो व्याकरण का है तो आप लिख देते हैं कि व्याकरण के नियमों की जानकारी देना। अनायास रूप से और भी बहुत सारे शब्द निकलते रहते हैं, शब्द रूप धातु रूप, उसका भी ज्ञान देना। इस तरीके से सामान्य उद्देश्य बनते रहता है। तो आप व्याकरण के सभी पाठ्य योजना में जो 4-5 कॉमन चीज़ है वो आप डाल सकते हो। शब्द रूप का बढ़ना, धातु रूप को सिखाना, व्याकरण के नियमों को जानकारी देना, क्या ये सब लिख सकते हो। लेकिन विशिष्टोद्देश्य प्रत्येक टॉपिक के अनुसार चेंज होगा। अभी वृद्धि संधि पढ़ा रहे हैं तो वहाँ हो जाएगा वृद्धि संधि का ज्ञान देना। अगर सप्तमी विभक्ति अभी भी आपने लिखा तो सप्तमी विभक्ति का ज्ञान देना, ये हो जाएगा अगर एक लाइन में लिखते हो तो। लेकिन आपको जब प्रैक्टिस करने जाओगे तो आप जो पढ़े हो थर्ड पेपर में BS ब्लूम के बारे में कि उन्होंने 3 उद्देश्य दिए, विशिष्ट उद्देश्य, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, जिसको प्रभावात्मक या मनोगत्यात्मक भी बोलते हैं। तो तो आप प्रत्येक पाठ्य योजना में विशिष्टोद्देश्य में विशिष्टोद्देश्यान बहुवचन में लिख करके ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक तीनों लिखोगे। विशिष्टोद्देश्य में 1 2 3 करके या स्टार दे करके ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। ये कैसे चूज करोगे इसके लिए पहले बताया था, और जब डिटेल में आप इसको पढ़ना बनाने लगना तब और आपको समझ में आएगा कि ज्ञानात्मक कैसे चूज करेंगे। जैसे मान लो सप्तमी विभक्ति है, तभी अभी बताया ना कि आधार मान लो कारक के अनुसार विभक्ति सप्तमी विभक्ति पढ़ाना है तो आप ज्ञानात्मक में क्या डाल दोगे, वहाँ पे वो जो उदाहरण है ना उसका ज्ञान देना ज्ञानात्मक में चला जाएगा। क्या तो इस तरह से आपको चूज करना पड़ेगा। आ रही बात समझ में। उसके बाद क्या है, सहायक उपकरण। सहायक जो पाठ पढ़ाओगे उसमें जो जो उपकरण आप लोगे पढ़ाने के लिए उस सब का नाम लिखते हो। कई किताब में या कई पाठ्य योजना में आप देखोगे सहायक उपकरण के भी नाम दे देता है कि सामान्य सहायक उपकरण या सहायक सामग्री लिख देता है। तो वही चीज़ हुआ। तो कई 2 पार्ट में उसको भी लोग बांट देता है, सामान्य सहायक सामग्री और विशेष सहायक सामग्री। तो आप इकट्ठा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सहायक उपकरण उसके लिए मैंने डाला हूँ। तो सहायकोपकरणानि, तो आपको श्यामपट चाहिए या श्वेत पट चाहिए तो वो लिखते हैं आप, श्वेत पट्टा या श्याम पट्टा, जो भी आपको चाहिए रहता है, जो स्कूल में रहता है। उसके बाद आपको चाहिए लिखने के लिए, इसको क्या बोलेंगे, लेखनी, लेखनी लिख देते हैं। मिटाने वाला मार्जनी लिख देते हैं। आपको उदाहरण पत्र ले जाओगा। व्याकरण में प्रस्तुतिकरण जब आएगा, प्रस्तुतिकरण उदाहरण के माध्यम से होता है। उसमें ऐसे चार्ट बनाओगे, कम से कम 10 उदाहरण लिखोगे आप चार्ट पे, 10, 12, 15, इतना बड़ा नहीं कि 2-4 में भर जाए, इतना छोटा ही नहीं कि पीछे से दिखाई ना दे। ठीक है, तो वो आप उदाहरण पत्र भी ले जाओगे विभिन्न प्रकार से। फिर होमवर्क जब देते हैं तो उसका भी कई लोग चार्ट बना लेते हैं, और अच्छी बात है। लपेट श्यामपट भी उसके लिए आता है, पहले से बना के रखते हैं और उसको लटका देते हैं, फिर लिखवा देते हैं। तो उस तरह के जो भी सामग्री लेंगे वो सहायक उपकरण में लिखा रहेगा। गद्य पद्य वगैरह में अगर आप मॉडल या चित्र ले आते हैं तो वो भी वहाँ लिखा रहता है। उसके बाद है पूर्व ज्ञानम और प्रस्तावना। प्रस्तावना को कहीं कहीं किताब में देखिएगा पूर्व ज्ञान परीक्षण भी लिखा रहता है। तो दोनों अलग, पूर्व ज्ञानम और पूर्व ज्ञान परीक्षण, जिसको प्रस्तावना हम लोग लिखवाते हैं, इस दोनों में अंतर है। पूर्व ज्ञान होता है कि जो ध्यान से सुनिए, जो टॉपिक आप पढ़ाने वाले हैं उससे संबंधित छात्र पूर्व में कितना जानता है। ठीक है, या फिर आप जितना पढ़ाने वाले हैं उससे पूर्व में छात्र कितना जानता है। जैसे मान लो आपको पढ़ाना है वृद्धि संधि, तो आप देखेंगे संधि में छात्र कितना जानता है, तो वहाँ एक पंक्ति लिख देते हैं, छात्र संधि विषय किंचित, छात्रा संधि विषय किंचित जान, थोड़ा सा जानकारी रखते हैं। इतना लिखने से आपको फायदा क्या मिलता है। जैसे अभी आपने उदाहरण दिया सप्तमी विभक्ति, ध्यान दो, तो सप्तमी विभक्ति पढ़ाना है, इसका मतलब है कि षष्ठी तक पढ़ लिया तभी तो सप्तमी पढ़ाना है। तो आप वहाँ पूर्व ज्ञान में लिख सकते हैं कि छात्राः षष्ठी विभक्ति पर्यंतम जानन्ति। अब इससे फायदा क्या होगा, आगे फायदा होगा। अगर आपने द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी पढ़ा दिया है
तब सप्तमी पढ़ा रहे हैं तो पूर्व ज्ञान में आप लिख सकते हैं कि छात्र षष्ठी विभक्ति पर्यंत जानते हैं। अब फायदा क्या होगा, ज्ञान, क्योंकि आपको इसके बाद आता है प्रस्तावना। तो प्रस्तावना में आपको बताया गया है शिक्षण सूत्र में कि प्रस्तावना हर हमेशा ज्ञातात अज्ञातम प्रति, नॉन टू अननोन, इस शिक्षण सूत्र के आधार पर बननी चाहिए। अर्थात छात्र जो जानता है वो और आप जो बताने वाले हो उसके बीच की कड़ी होती है प्रस्तावना। ठीक है, एक पंक्ति में अगर कह दो तो पूर्व ज्ञान परीक्षणार्थम और नूतन ज्ञान अभिप्रेरणार्थम प्रस्तावना भवति। अगर 2 नंबर में आ जाए ऐसा क्वेश्चन संस्कृत में या हिंदी में तो उसको बना लेना, पूर्व ज्ञान परीक्षणार्थम और नूतन ज्ञान, आप जो देने वाले हो, नूतन ज्ञान अभिप्रेरणार्थम प्रस्तावना भवति। ठीक है, और प्रस्तावना किस सूत्र पर आधारित होता है, ज्ञातात अज्ञातम प्रति सूत्र के आधार पर। ठीक है, इतना ध्यान रखना। तो अब अगर आप देते हैं कि सप्तमी विभक्ति पढ़ाने वाले हैं तो आप अगर लिख देते हैं षष्ठी पर्यंतम जानन्ति तो आपको हो जाएगा। आप द्वितीया से कुछ पूछ लो, तृतीया से पूछ लो, षष्ठी से कुछ पूछ लो, पूछ सकते हो, और तब सप्तमी पढ़ाओ धीरे धीरे आप क्या, तो ज्ञाता तो ज्ञातम प्रति फॉलो भी हो जाएगा। आई बात समझ में? तो ये दोनों में ये बड़ा क्रिटिकली है, और ये आपका प्रस्तावना सफल हो जाएगा तो आधा शिक्षण सफल हो गया वहीं पे, समझ रहे हैं? क्योंकि वहीं छात्र को लग जाता है कि आज हमें कुछ नया मिलने वाला है, तो एक्टिव हो जाता है, क्रियाशील हो जाता है छात्र। ठीक है, तो आपकी बात को सुनता है, देखता है, समझता है क्या। तो प्रस्तावना ऐसे होता है। जैसे उस दिन मैंने संधि पे एक उदाहरण बताया, एक संतुलित आहार पे बताया कि प्रस्तावना कैसे करेंगे। जैसे संतुलित आहार पढ़ाना है तो पूछ लेते हैं आज क्या क्या खा करके आए हो वगैरह वगैरह। एक चीज़ और ध्यान रखना है कि प्रस्तावना में मिनिमम 3 क्वेश्चन करना है और मैक्सिमम 6-7, उससे ज़्यादा नहीं करना है। तो पहला क्वेश्चन जो आप करते हैं, कुछ भी क्वेश्चन, उसका संभावित उत्तर, प्रश्नाः, कॉपी पर आपको लिखना पड़ता है, प्रश्नाः संभावितोत्तराणि, संभावित उत्तर यहाँ देते हैं। ठीक है, अब ये जो संभावित उत्तर आया उस पे आधार पे दूसरा क्वेश्चन कीजिए, ये सबसे अच्छी प्रस्तावना मानी जाती है। अब ये प्रश्न के आधार पे जो संभावित उत्तर आया, ये संभावित उत्तर पहले से आपके कॉपी पे पढ़ेगा। आप मान लो 9वीं कक्षा पढ़ाने जाते तो आपको अंदाजा लगा रहता है कि हम ये प्रश्न करेंगे तो जरूर ये जवाब देगा, तो वो आप पहले से ही लिखे रहते हैं कॉपी पर, और वही चीज़ लगभग 100% आता भी है। कभी कभार बाई चांस इधर उधर होता है तो आप वहाँ तत्काल अपना प्रेजेंटेशन वो मतलब अपने प्रतिपन्न बुद्धि के माध्यम से उसको थोड़ा सा वो कर सकते हैं। फिर इसके आधार पर तीसरा क्वेश्चन करो। ठीक है, ये जो उत्तर आया उसके आधार पर, जैसे मान लो उस दिन मैंने पढ़ा था, अभी कह रहा हूँ कि संतुलित आहार, तो संतुलित आहार में पूछा क्या खा करके आए हो तो बताएगा ये, अब उस बताया ये चावल दाल सब्जी वगैरह। अब सब्जी पर आपको आना है तो ले लीजिए कौन कौन सा सब्जी, तो बताया गया इसमें कौन सी विटामिन होता है, ये आ रही बात समझ में। अब जैसे मान लो देखो अभी सप्तमी विभक्ति आपको मान लो पढ़ाना है, तो इसका उदाहरण कोई बताएंगे, इसका प्रस्तावना करके कोई बताएंगे, कुछ दिमाग में आ रहा है? चलो मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ 1-2 क्वेश्चन। जैसे आपका टॉपिक है सप्तमी विभक्ति, आप आए लेसन प्लान बनाए, आप आए पढ़ाने के लिए, छात्र नहीं जान रहा है कि आज क्या पढ़ाने वाले हैं, आप बोर्ड तैयार किया, प्रस्तावना स्टार्ट किए, कक्षा के मध्य आकर के सरल मध्यम आवाज़ में अपनी सरल शब्दों में सरल वाक्य के माध्यम से, जैसे आप पूछ सकते हैं, चूँकि सुबंत तिगंत नाम सुने ना, सुबंत तिगंत जानते रहता है, सुबंत शब्द रूप वाला, तिगंत धातु रूप वाला, तो आप पूछ सकते हैं केचन सुबंत शब्दानाम नामान्य बदंत, मतलब कुछ सुबंत शब्दों का नाम बोलिए। तो छात्र बोलेगा, क्या बोल सकता है, राम, बालक, श्याम, सुबंत शब्द जो भी हैं बोलेगा। तो आपने क्या लिखा, केचन, पहला क्वेश्चन आपके कॉपी पर क्या था, केचन सुबंत शब्दानाम नामान्य बदंत। संभावित उत्तर में आपने क्या लिखा, राम श्याम बालक वगैरह वगैरह। ठीक है, बालक राम श्याम बालक वगैरह वगैरह आ गया। अब राम श्याम बालक एक शब्द को पकड़ लेंगे, दूसरा क्वेश्चन पूछ देंगे, राम शब्द से प्रथमा विभक्तो रूपाणि वदन्तु, राम शब्द का प्रथमा विभक्ति में रूप बोले, तो निश्चित रूप से बोलेगा राम रामो रामा, यहाँ आपके संभावित उत्तरों को पहले लिखा रहेगा। अब आपको अगर ज़्यादा लंबा नहीं खींचना है, क्योंकि आपको मैंने अभी बताया कि 3 क्वेश्चन रहना चाहिए, तीसरा क्वेश्चन का जो जवाब, तीसरा क्वेश्चन ऐसा इसके आधार पर होना चाहिए जो उसके लिए कठिन हो, समस्यात्मक हो। वहाँ लिख देते हैं आप समस्यात्मको यम प्रश्न, समस्यात्मको यम प्रश्न, तीसरा क्वेश्चन, या चौथा पे लेकर चल जाओ समस्यात्मक। 5-6 से ज़्यादा मत ले जाना, बहुत तो 7, लेकिन मिनिमम 3 रहना चाहिए। तो मान लो लंबा खींचना है तो पूछ दो द्वितीया में, तृतीया में, चतुर्थी में कौन कौन सा, लेकिन आपको लंबा नहीं खींचना है, तीसरा पे अटकाना है, चौथा पे ही तो आप पूछ सकते हैं
कि फिर तीसरा क्वेश्चन ले लीजिए, षष्ठी विभक्त राम शब्द से षष्ठी विभक्त रूपाणि बदंतु बताएगा। अब पूछ लीजिए राम शब्द से सप्तमी विभक्त रूपाणि बदंतु, अब सप्तमी शब्द आ गया तो रूप तो मान लो बता दिया, लेकिन उसके बाद अगला क्वेश्चन समस्यात्मक बना लीजिए, सप्तमी विभक्ति विषय भवन्तः किम जानन्ति। अगर नहीं जानता रहता तभी तो आप पढ़ाने जा रहे हो। सप्तमी विभक्ति विषय रूप तो बताया, क्योंकि 5वीं 6वीं में उन्होंने याद किया है, 8वीं में याद किया है, राम रामो से लेकर के रामेशु तक, हे राम हे रामो हे रामा तक, लेकिन सप्तमी विभक्ति अभी तक वो नहीं पढ़ाया, उसको आप पढ़ाने जा रहे हो। तब आप अंतिम क्वेश्चन रख लो ना कि सप्तमी विभक्ति विषय भवन्तः किम, सप्तमी विभक्ति के बारे में आप क्या जानते हैं। बाई चांस कहीं कोई कुछ पढ़ा होगा अच्छा तो कुछ बताएगा, सब कुछ तो नहीं बता देगा। तब आप अगले पॉइंट पर आइए, आपकी कॉपी पर भी लिखा रहेगा और कक्षा में बोलेंगे भी कि आज हम लोग सप्तमी विभक्ति के बारे में पढ़ेंगे। बात आ रही अद्य वयम, और आपकी कॉपी पर लिखा रहेगा अद्य वयम सप्तमी विभक्ति विषय पठामः, या सप्तमी विभक्ति विषय विस्तृत रूपेण पठामः या पठिष्यामः, पढ़ेंगे या पठामः दोनों चल सकता है। ठीक है, ये उद्देश्य कथन में ये लिखा। प्रस्तावना आई बात समझ में? 2-3 उदाहरण दे दिया हूँ, अब अपना भी सोचिए थोड़ा थोड़ा टॉपिक ले करके। उद्देश्य कथन में जो टॉपिक पढ़ाना रहता है वो करके, तब जो वो बताया था कि प्रकरण का नाम कब लिखना है, अब कक्ष में यहाँ जो प्रकरण देके आप छोड़े हुए थे अब लिखना है। उद्देश्य कथन बोल दिए सप्तमी विभक्ति, तब लिखना है सप्तमी विभक्ति। अब प्रेजेंटेशन करना है, अब पढ़ाई की बारी आई। अब आप प्रेजेंटेशन करेंगे, तो प्रेजेंटेशन में क्या करेंगे, कितना मिनट का हुआ, 30 मिनट तक वो चलेगा। अब उद्देश्य कथन बोल दिए तो व्याकरण है, तो व्याकरण में प्रस्तुतिकरण कैसे करेंगे अभी बताया भी हूँ कि व्याकरण का प्रस्तुतिकरण कैसे करेंगे। तुम्हारा ही चेहरा दिखा देता हूँ, बोलो। नहीं आ रहा है, हाँ अभी बताया भी हूँ। व्याकरण में क्या पढ़ाना है? अरे अभी भी बताया ना कि प्रस्तुतिकरण कैसे होता है, तो आपने देखा ना उद्देश्य कथन आप बोल दिए, अब प्रस्तुतिकरण में क्या करना है। हाँ हाँ सही सही है, बहुत अच्छा। सप्तमी विभक्ति इसको सेट कर दो तो कैसे प्रस्तुतिकरण करो, ये प्रश्न है, सही कर दो, उस पर जाना चाहिए। अरे अभी बताया कि आप उदाहरण पत्र, आपने सहायक उपकरण में लिखा ना उदाहरण पत्र, तो आप जो पाठ योजना बनाने लगोगे तो कॉपी पर भी लिखा रहेगा, याद है। और आप चार्ट पेपर बनाओगे, चार्ट लोगे, उस पर 10 उदाहरण, अभी बताया था ना कि व्याकरण में आप चार्ट बनाओगे, उदाहरण पत्र बनाओगे, उस पर लगभग 10 से 12 उदाहरण दोगे। मान लो आप वृद्धि संधि पढ़ा रहे हो, गुण संधि पढ़ा रहे हो, कुछ भी पढ़ा रहे हो, तो उसका उदाहरण यहाँ लिखा रहेगा। जैसे दीर्घ संधि पढ़ा रहे हो तो दीर्घ संधि का उदाहरण मान लो विद्यालय है, तो आप लिखोगे विद्या जोड़ आलय बराबर विद्यालय, या विद्यालय, विद्या जोड़ आलय बराबर विद्यालय, राम जोड़ ऐनम बराबर राम, ऐसे कर करके 10-12 उदाहरण। तो जब कभी भी व्याकरण में प्रस्तुतिकरण होगा, चार्ट पेपर के माध्यम से आप चार्ट चिपकाते हैं, उसमें 10-15 उदाहरण के माध्यम से प्रस्तुतिकरण होता है। प्रस्तुतिकरण का मतलब ये हुआ कि आप चार्ट पेपर पर उदाहरण लिख के लाते हैं, उसको उसके सामने छात्रों के सामने रखते हैं, चिपकाते हैं बोर्ड पे। ठीक है, ये होता है प्रस्तुतिकरण व्याकरण में। नहीं आई बात समझ में? अरे चूंकि आपको ये भी बताया गया है कि आप जो पाठ्य योजना बनाएंगे, ये जो सोपान फॉलो करेंगे व्याकरण में, वो आगमन निगमन विधि के माध्यम से फॉलो करेंगे। क्या? हाँ, तो आगमन निगमन का फॉलो करेंगे, तो आगमन मतलब क्या होगा, वो बताया था ना, लक्ष्यम प्रदर्श लक्षणम परिकल्पनम नाम आगमनम। लक्ष्य को प्रदर्श, लक्ष्य मतलब क्या व्याकरण में, शब्द, शब्द मतलब उदाहरण, उदाहरण को प्रस्तुत करके नियम की ओर जाना। पहले आते ही जब प्रस्तावना कर लिए, उद्देश्य बोल दिए कि आज हम ये पढ़ेंगे, तो पहले उदाहरण देंगे ना, लक्ष्यम प्रदर्श, लक्ष्य को प्रदर्शित करेंगे ना, अब इसीलिए आपको उदाहरण देना पड़ेगा। जब उदाहरण देंगे यहाँ पे, तो कभी अ मिल के आ, कभी ई मिल के ई, कभी वृद्धि संधि में आ ई मिल के क्या आ मिल के ऐ हो जाता है, कभी आ ऐ मिल के ऐ हो जाता है, और ऐ मिल के ऐ हो जाता है, चेंज नहीं रहता है ना। तो निरीक्षण में वही चीज लिखते हैं कि छात्रा उदाहरणान दृष्ट्वा परिवर्तन विषय मनश्चिंतन, एक पंक्ति वहाँ लिखते हैं। जब ये वो देखेगा तो परिवर्तन के विषय में सोचेगा ना, आपसे पूछ भी सकता है सर ये कैसे हो गया, हो सकता है फटाक से पूछ भी दे, तो वहाँ ये चीज़ लिखते हैं निरीक्षण। फिर सामान्यकरण,
अब जो आपने टोटल उदाहरण दिया है एक चार्ट पेपर पे, सामान्यीकरण में क्या होता है, टोटल उदाहरण जो आपने प्रस्तुतिकरण में दिया है उसका सामान्यीकरण करवाना है। अगर एक चार्ट और बनाना था कोई उदाहरण लेकर के, तो वो चार्ट मान लो आप यहाँ चिपकाए। अब थोड़ा बात समझने की कोशिश करो, आपने उदाहरण का चार्ट यहाँ चिपकाया, छात्र अपना चिंतन कर रहा है, कुछ सोच रहा है। अब आप क्या करोगे, एक एक उदाहरण लेकर के यहाँ बताओगे, एक एक उदाहरण लेकर। सबसे पहला उदाहरण लोगे, ये है, जैसे मान लो अभी मान लो दीर्घ संधि का है, तो आपने लिख दिया विद्या जोड़ आलय बराबर विद्यालय। तो वहाँ पूछोगे बच्चों बताओ विद्या शब्द में अंतिम वर्ण कौन है, तो वो बोलेगा आ, तो यहाँ आ लिख लोगे। और आलय में कौन सा पहला वर्ण है, तो बोलेगा आ। बताओ दोनों मिलके क्या हो गया, आ। इस तरीके का 1 से लेकर के 10 उदाहरण या 12 उदाहरण टोटल निकलवाएंगे। यही हो गया सामान्यीकरण। कि आपको कॉपी पर बढ़िएगा, कक्षा में करना पड़ेगा, यही तो सिखाएंगे आप कक्षा में। ये मिलके ये हो गया, नहीं ठीक है, ये हो गया सामान्य। इसी को अब और थोड़ा सा वाक्य के माध्यम से नियम रूप में आप कॉपी पर भी लिखेंगे, कक्षा में भी बताएंगे। अनंतरम आगच्छति चेत आ भविष्यति, ऐसे करके बताना नियमीकरण। उसके बाद है सूत्र निरूपण। उसके बाद जो टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं उसका सूत्र, जैसे अभी सप्तमी विभक्ति आपने दिखा ना, तो या फिर दीर्घ संधि ले लो, जो भी आपको लेना है, तो उसका जो सूत्र होगा उसको आपको बताना है। दीर्घ संधि का कौन सा सूत्र है, और भी है, लेकिन मुख्य सूत्र जो 9th 10th लेवल पर आते हैं, आकाश सवर्ण दीर्घ। सप्तमी विभक्ति का अभी भी बताया, बहुत सारा सूत्र है, 10-15 सूत्र मिलेंगे, लेकिन जो मुख्य सूत्र है क्या है, आधारोधिकरणम, और उसका वृत्ति के साथ मतलब अर्थ आपको बताना है। या दूसरा सूत्र है सप्तमी अधिकरण, उस अधिकरण में सप्तमी होती है, उदाहरण के साथ बताना है। ठीक है, अभी उदाहरण देने लगे तो बहुत समय लग जाएगा, तो उदाहरण के साथ आपको बता, केवल आप सोपान समझ रहे हैं ना, तो यहाँ सूत्र बताना है। अब सूत्र जब बता देंगे, उसका अर्थ बता देंगे, तब एक सोपान स्पष्टीकरणम। अब आपने जो इस चार्ट पे, मतलब उदाहरण वाली चार्ट पे, ये चार्ट नहीं, ये तो मैं सोपान वाली लिखा हूँ, जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उस चार्ट पे आप जो उदाहरण दिए हैं, उस उदाहरण को आपने समझा लिया, सामान्यीकरण भी कर दिया, मतलब नियम निकाल लिया, सूत्र भी बता दिया कि भैया ये सूत्र है। अब आप कुछ अलग उदाहरण जो चार्ट पे दिए उदाहरण, उससे अलग उदाहरण आप रखे रहो। अब बोर्ड पे लिख लो, आप उदाहरण, दूसरा उदाहरण लिख लो, इसमें कैसे हो गया, तो आप अलग उदाहरण लिख करके बताओ कि देखो भैया तुमको जो वहाँ मैंने उदाहरण दिया, देखो तुम्हारा नियम ये आ गया है ना, बोर्ड पे आपका लिखा रहता है, निकलवाते हो तो आ गया है ना। अब तुम देखो इस उदाहरण, सूत्र भी बता दिया, देखो टैली करो आप, तो उसको टैली करवाना है। जो आपको जो वहाँ उदाहरण दिया, नियम दिया और सूत्र दिया, देखो यहाँ टैली लिखा रहा है, देखो इस उदाहरण में, तो ये आपको स्पष्ट करना है। उदाहरण को, सूत्र को, नियम को अलग उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट करना, ये होता है स्पष्टीकरण का मतलब। फिर होता है कक्षा कार्य। अब आपने जो इतना मेहनत किया वो सफल रहा कि नहीं, उसके लिए मूल्यांकन करते हैं ना, नहीं, तो उसके लिए अलग और कुछ उदाहरण रख लीजिए आप, क्योंकि तो बता ही दिए 10-12, 2-4 स्पष्टीकरण बता दिए, तो 2-4 अलग से रख लो ना, क्योंकि बताया हुआ तो तुरंत बता देगा, तो 2-4 और अलग से उदाहरण रखो और उसको पूछ लो, कुछ संधि करके, कुछ संधि विच्छेद करके, पता चल जाएगा कितना सीखा। हाँ, ये चार्ट बनाना पड़ेगा, जो टॉपिक पढ़ाओगे उसका उदाहरण। हाँ वो, हाँ कब, जब उद्देश्य कथन बोल दोगे तब, उद्देश्य कथन बोल करके प्रकरण का नाम लिख लोगे और तब आप यहाँ चिपकाओगे। ठीक है, कहाँ जान रहा है, तो पहले ही दिखा दोगे, पहले कर दोगे तो फिर तो वो समझ जाए, फिर तो एक्टिव ही नहीं रहेगा। यही चीज़ तो मैं समझाया हूँ कि जो चीज़ उसको नहीं आता है वही पढ़ाने वाले हो। बाई चांस से कहा छात्र को आता हो थोड़ा बहुत, तो आप इसीलिए प्रस्तावना करते हैं कि वो देखता है अरे भैया मुझे तो अभी तक ये चीज़ नहीं आ रहा है, तो मुझे पढ़ना चाहिए, इसलिए प्रस्तावना किया जाता है, नहीं। हाँ, तब वही तो बता, यही तो बता रहा हूँ कि प्रस्तुतिकरण मतलब जब आप प्रस्तावना कर लोगे, उद्देश्य कथन बोल दोगे, तब आप प्रकरण का नाम यहाँ लिख दोगे कि आज हम ये चीज़ पढ़ाने वाले हैं, तब ठीक है, तब ये चिपकाओगे उदाहरण पत्र, तब ना एक एक करके सामान्यकरण करवाओगे, फिर उसका सूत्र करवाओगे, स्पष्ट करवाओगे, फिर लास्ट में कक्षा कार्य, होमवर्क देना ही है। क्यों देना है, समय का सदुपयोग हो, जो पढ़ाए हैं उसका दृढ़ता से वो पूरा सर समझ ले, क्या पूर्णता हासिल कर ले उसमें, नहीं, इसलिए होमवर्क भी देते हैं। तो मान लो, हाँ जी, वो आप देख लो, 1 चार्ट 2 चार्ट, इसका अलग से भी आप चार्ट बना सकते हो गृह कार्य के लिए,
होमवर्क के लिए लपेट श्यामपट आता है, उस पर पेंसिल से या चौक से पहले लिखे रहते हैं, उसको मोड़ के रखे रहते हैं। आपका समय का बचत हो इसके लिए आप उसका अलग से चार्ट रखे रहते हैं। क्या अब सप्तमी विभक्ति मान लो है, ठीक है, आप वहाँ पे विभक्ति पढ़ा रहे हैं, कुछ कारक विभक्ति या कुछ उपपद विभक्ति, दोनों का अलग अलग चार्ट बना लो। नहीं आ रही बात समझ में? अब जैसे देखो सप्तमी विभक्ति वाला अभी आधार में सप्तमी होती है, तो आधार कितने 3 प्रकार का, औपश्लेषिक, अभिव्यापक और वैश्विक। जैसे उसका उदाहरण है, क्लिष्ट उदाहरण थोड़ा सा है कि औपश्लेषिक का कटे आस्ते चट्टाई पर बैठा है, और भी उदाहरण ले लेना। वैश्विक का मोक्ष विषय इच्छास्ति इस तरह का, और अभिव्यापक का तिलेषु तैलम। तो ये इस तरह का 10 उदाहरण अलग रख लो। फिर उपपद विभक्ति वाला जैसे कुशल अर्थ में, प्रवीण अर्थ में, चतुर अर्थ, इस सब अर्थ में सप्तमी होती है। जैसे नारद वीणा बजाने में कुशल है, ठीक, तो वीणा वादने सप्तमी आ, कौन कुशल के कारण आ गया, ये हो गया उपपद विभक्ति। तो इसका अलग से उदाहरण पत्र रख लो, आप पर डिपेंड करता है। या फिर एक दिन वो विभक्ति वाला बहुत सारा पढ़ा लो, एक दिन उपपद वाला पढ़ा लो, क्योंकि एक दिन में बहुत सारा नहीं पढ़ा सकते हो, 40 मिनट का घंटी मिले कितना करवा लोगे आप। तो इन सबको ध्यान रखते हो, इन सभी सोपानों को फॉलो किया जाता है। और यहाँ से आपको आगे बताया जाएगा कि प्रस्तावना से कॉलम बनाना पड़ेगा। एक आपको कॉलम बना, जैसे देखो ये कॉपी आपका है ना, तो यहाँ लिख देंगे सोपानानि, सोपानानि, कॉलम बन गया। अब इसके नीचे प्रस्तावना आया। अब यहाँ से चेंज, प्रस्तावना, उद्देश्य कथन, प्रस्तुति का निरीक्षण सब धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, दूसरा पेज, तीसरा पेज वगैरह वगैरह। अब यहाँ से कॉलम बनेगा, सोपान का एक बन गया। एक हो सकता है आपको बताया जाएगा शिक्षण बिंदु, यहाँ लिखना पड़ जाए, शिक्षण बिंदु या अधिगम विशेष, दोनों में से कोई एक हम लोग रखेंगे, या अधिगम विशेष। तो बताएंगे क्या होता है शिक्षण बिंदु में, क्या इसे चूज करेंगे, और अधिगम विशेष में क्या लिखेंगे, एक आध जब बताएंगे तब तो आपको समझ आएगा। और एक छात्राध्यापक क्रिया, या लड़कियां लिखेंगे छात्राध्यापिका क्रिया, छात्राध्यापक क्रिया, इसको हटा दें। और उस छात्राध्यापक क्रिया का मतलब आप जो जो कक्षा कक्ष में क्रिया करेंगे इसमें लिखेंगे। और एक कॉलम बनेगा छात्र क्रिया, छात्र जो जो क्रिया करेगा कक्षा कक्ष में वो लिखेंगे। और एक बना लेंगे श्यामपट्टकारी, श्यामपट्टकारी, हाँ सब बताया जाए, एक उदाहरण के माध्यम से बताएंगे तब आपको समझ में आएगा। ये बता रहा हूँ कि कॉलम भी बनाना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 कॉपी पर 5 कॉलम। 30 मिनट हो गया, इसको बंद कर दो नहीं तो वो अति बंद हो जाएगा।